हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज बढ़िया है। आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ एंड मस्त है कि नहीं है? और प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए कि सब चीज ठीक है, आवाज की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से क्लियर कीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम क्या है, पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री, इसको पूरा हम लोग वन शॉट में क्लियर करने वाले हैं। पूरा इसका थ्योरी देखने वाले हैं। अगर ये कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको सब्जेक्टिव रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों इतना आप कर लीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और यहाँ पे सभी बच्चों से निवेदन है कि लाइट का हालत खराब है, हमारी तरफ लाइट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है। कल ही रात को इतना इतना हाई वोल्टेज में लाइट आया कि सारा चीज जल गया, इन्वर्टर बैटरी सारा जल गया है, आर था सारा जल गया है। तो अभी ये क्लास आपका डायरेक्ट लाइव लाइट पे चल रहा है। अगर लाइट कटा तो क्लास भी खत्म हो जाएगा। तो जब बैटरी इन्वर्टर जल गया है तो 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, नया लाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा मनी का भी आवश्यकता पड़ेगा। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि 1 से 2 दिन वेट कीजिए, आपका क्लास बिल्कुल सही से चलेगा। 100% गारंटी है। बस खरीदने में थोड़ा सा मनी तो लगता ही है, और 1 से 2 दिन रुक जाइए, हम बैटरी इन्वर्टर नया लगवा लेंगे, फिर आपका क्लास नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से क्या कीजिए बाबू, चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्रुप आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पता ही है कि हम लोग पृष्ठ रसायन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। और जितने भी बच्चे हैं बाबू 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसमें क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों नोट्स मिलने वाला है। नंबर यहाँ पे 6299248935 लिखा हुआ है। फटाफट से आप ले लीजिए और जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों कोर्स ले लीजिए, ताकि मेरा भी हेल्प हो और आपका भी एग्जाम में हेल्प हो जाए 100%। और प्यारे बच्चों 199 वाला कोर्स नहीं लिए हैं, टेस्ट सीरीज जिसमें 1400 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, जिसमें क्या होगा, चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्नों का क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे। तो ये 199 में ही है, तो आप फटाफट से ले लीजिए। तो चलिए सभी बच्चे मुस्कुराते हुए, हमारी प्रॉब्लम को अगर आप समझते हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा। और सभी बच्चे मुस्कुराते हुए यहाँ पे यस बोल दीजिए, यानी यहाँ पे मुस्कुराने का तो टाइम नहीं है। परिस्थितियां बाबू चेंज होती रहती है, तो अभी परिस्थितियां हमारे साथ नहीं है। कल ही हमारा कितना का नुकसान हो गया, इतना हाई वोल्टेज आया कि सारा चीज नष्ट हो गया, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे कैसे भी हम आपका डायरेक्ट लाइन पे क्लास हो रहा है, कट जाएगा तो क्लास भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन। यानी पृष्ठ रसायन होता क्या है? पृष्ठ का मतलब क्या होता है बाबू? सतह होता है। यानी पृष्ठ का मतलब क्या? सतह। तो यानी आपको इतना क्लियर रखना है कि अगर आपसे पूछे कि पृष्ठ रसायन क्या है, तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग क्या सतह से जुड़ी, यानी सतह से जुड़ी क्या अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। सतह से मान लीजिए कि कोई ठोस सतह है, उस पे गैस के कण, द्रव के कण आके चिपक जाए और उससे क्या करे, अभिक्रिया करने लगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? तो हम लोग कहेंगे पृष्ठ रसायन। जैसे हम यहाँ पे आपको डेफिनेशन देना चाहें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, यानी यहाँ पे बताना है कि एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं कि ठोस द्रव पदार्थों पे, पृष्ठों पे होने वाली जितनी भी भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनका क्या करते हैं प्यारे बच्चों? पूर्ण अध्ययन करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पृष्ठ रसायन कहते हैं। बाबू क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे हम आपको बता दें कि ये हमारा क्या है, टी शर्ट है। अब टी शर्ट पे क्या है, ये पेंटिंग किया हुआ है, तो इसके सतह पे ना है, तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा? तो पृष्ठ रसायन के अंतर्गत। लोहा है, लोहा में जंग लग जाएगा, लोहे के ऊपरी सतह पे जंग लग जाता है। जैसे वायु और नमी की अभिक्रिया करेगा, क्या होगा? लोहे पे जंग लग जाएगा, तो उसके सतह पे ही ना लग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पृष्ठीय परिघटना कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि पृष्ठ रसायन आखिर होता क्या है। क्लियर हो गया कि पृष्ठ रसायन क्या होता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि यहाँ देखिए पदार्थ की सतह पर रंग का परत है ना, और यहाँ देखिए और लोहे के पृष्ठ पे जंग लगना, ये सब जितनी भी अभिक्रियाएं होती है। मान लीजिए ये बोर्ड है ना, बोर्ड क्या है? ठोस है। इस पे क्या हुआ, हम पसीना के हाथ से छू दिए, हमारा क्या हो गया? द्रव लग गया, और ये क्या करने लगा? इस पे अभिक्रिया करने लगा, तो ये भी हमारी पृष्ठीय परिघटना कहलाएगी। तो यानी पृष्ठ से जुड़ी हुई, यानी सतह से जुड़ी हुई जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी, इसमें चाहे भौतिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया, उसी का अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो इतना डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, पक्का गारंटी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पे है आता है अधिशोषण और अवशोषण, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दो टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा क्लियर करना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। अब हम पढ़ रहे हैं अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? अधिशोषण यानी कहने का मतलब क्या? एडजॉर्प्शन। क्या बाबू याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन। अधिशोषण का मतलब ही होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है, क्लियर रखिएगा। अधिशोषण का मतलब एडजॉर्प्शन, ठीक है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? अधिशोषण। अब अधिशोषण का डेफिनेशन कैसे बनाइएगा? एड का मतलब क्या? ऐड होना। यानी अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी ठोस सतह पे द्रव और गैस के कण क्या करते हैं? चिपक जाते हैं और उस पर अभिक्रिया करने लगते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करने लगते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण की क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिशोषण क्या है। ये प्यारे बच्चों मान लीजिए क्या है, ये कोई ठोस पदार्थ है, यहाँ पे याद रखिएगा ये कोई ठोस पदार्थ है, इस पे द्रव और गैस के कण क्या हो गए? इसके ऊपर आके चिपक गए और अभिक्रिया करने लगे। ये क्या हुए? ऊपर आके चिपक गए, तो ये अभिक्रिया करने लगे, तो यही हमारा कहलाएगा अधिशोषण। यानी इस पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ये ठोस सतह पे द्रव और गैस के कण क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। एडजॉर्प्शन क्या होता है प्यारे बच्चे? ये ठोस सतह है, इस पे ऊपर क्या हो रहा है? ऐड हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? तो एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। जैसे देखिए अधिशोषण एक प्रक्रिया है जिसमें द्रव के अणु ठोस पदार्थ के सतह पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण की क्रिया कहते हैं। बाबू क्लियर हो गया कि नहीं? सही सही बता दीजिएगा। सिंपल सा याद रखना है कि अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस के सतह पे द्रव और गैस के कण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं और उससे अभिक्रिया करने लगते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, है ना प्यारे बच्चों। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, चारकोल के सतह पे एसिटिक अम्ल का अधिशोषण, यानी चारकोल के सतह पे एसिटिक अम्ल का जम जाना, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो अधिशोषण के यानी एडजॉर्प्शन के अंतर्गत आएगा। दूसरा पढ़िए यहाँ पे कि चारकोल के सतह पे आयोडीन का अधिशोषण, यानी जो चारकोल होता है उसके सतह पे आयोडीन का भी जम जाना, उसके सतह पे, उसके अंदर नहीं जाएगा, उसके सतह पे जम जाएगा, उसे क्या कहेंगे? तो उसे अधिशोषण कहेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला है सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान देखा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे ना तो उसमें सिलिका जेल देता है। क्यों देता है? क्योंकि जितना भी जल वाष्प होगा सिलिका जेल पे आके चिपक जाएगा, वो उस पे जाने नहीं देगा ताकि उसमें जंग ना लगे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता होगा, आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितना भी चीज से मंगाते हैं ना, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसमें एक सिलिका जेल 2-3 दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि वो क्या करता है? जितना भी उसमें जल वाष्प बनेगा ना, वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब यानी अधिशोषित कर लेगा। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? यानी क्वेश्चन पूछ देगा कि सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तीनों जो है एग्जाम्पल है। क्या है बाबू? ये तीनों जो है एग्जाम्पल है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कि अवशोषण क्या है। अवशोषण, अवशोषण का मतलब क्या? हमने अधिशोषण पढ़ा है, अब यहाँ पे आता है अवशोषण, यानी अपने अंदर अवशोषित कर लेना। अवशोषण, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेना, कोई भी चीज क्या अपने अंदर अवशोषित कर लेना। एब्जॉर्प्शन की क्रिया क्या होती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझा रहे कि एब्जॉर्प्शन क्या है, अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ठोस के अंदर द्रव और गैस क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अंदर जाके अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए कि अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी द्रव या गैस के अणु ठोस के अंदर तक चले जाते हैं, ठोस के अंदर तक चले जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषित कहेंगे। यानी प्यारे बच्चों क्या कहेंगे? अवशोषण की क्रिया कहेंगे। इसमें क्या होगा? अवशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें क्या होते हैं कि ठोस के जितने भी द्रव और गैस के कण होंगे ना, जितने भी द्रव और गैस के कण होंगे ठोस के अंदर तक चले जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक यहाँ पे यही फिगर बना रहे हैं, ये क्या है? हमारा प्यारे बच्चों को मान लीजिए कि ठोस है। अब इसमें क्या हो रहा है? जो द्रव और गैस के कण है क्या अंदर तक जा रहे हैं। देखिए अंदर भी घुस जा रहा है ना, ये अंदर भी मान लीजिए कि घुस गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहेगा। यानी क्या होगा? इसके अंदर तक चला जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और ये हमारा क्या हो गया? अगर सतह पे ही रहेगा तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन कहलाएगा, है ना।
क्लियर हो गया कि अगर देखिए फिर से बताते हैं अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, ठोस और द्रव के कण यानी सॉरी गैस और द्रव के कण ठोस के सतह पे चिपक जाते हैं। तो अगर चिपक जाते हैं तो वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण। और प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, द्रव और गैस के कण ठोस के अंदर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अवशोषण करते हैं, यानी अवशोषित कर लेता है तो उसे अवशोषण की क्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपने स्पंज खाया होगा, रसगुल्ला में स्पंज खाया है, तो स्पंज जैसे होता है उसमें काटिएगा खाने के लिए तो उसमें से पानी निकलने लगता है। स्पंज को रस में डालने पे क्या, रस को अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो कौन सी क्रिया है, वो अवशोषण की क्रिया है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों ने खाया होगा रसमलाई। रसमलाई में क्या होता है, रसमलाई में रस अंदर तक चला जाता है, दूध अंदर तक चला जाता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषित करने की क्रिया होगी। तो यहाँ पे आपको अवशोषण समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए स्पंज के टुकड़े के जल में के संपर्क में रखना। अब स्पंज एक वो भी होता है जैसे जो साइकिल का सीट उठ होता है ना, उसमें प्यारे बच्चों ऐसे स्पंज होता है, वो ठोस होता है। ठीक है, भले ही प्यारे बच्चों वो उस पे एगो होता है कि मतलब वो ठोस होता है, लेकिन उतना मतलब उसके एगो होता है जैसे नहीं बोला जाता है कि ठोस है लेकिन वैसा मतलब नहीं है, अपवाद है ना, अपवाद टाइप का ठोस है। तो स्पंज भी हमारा ठोस है लेकिन वो अपवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। जैसे साइकिल का सीट हो गया, साइकिल के सीट के अंदर क्या होता है, स्पंज होता है। अब स्पंज को हम पानी में डालेंगे तो पानी क्या कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा, अवशोषण की क्रिया कहलाएगी। कागज के टुकड़े को जल के संपर्क में रखना। अब बताइए कागज का जो टुकड़ा है सिंपल सा, अब उसको जल में डालिएगा तो कागज क्या कर लेगा, जल को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, पृष्ठ पे तो नहीं रहेगा ना। अब मान लीजिए कि लोहा को पानी में डालिएगा तो लोहा अपने अंदर पानी को नहीं डालेगा, बस उसके पृष्ठ पे क्या होगा, जंग लग जाएगा वायु और नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करके। लेकिन कागज को डालिएगा तो कागज पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। और प्यारे बच्चों स्पंज को डालिएगा पानी के अंदर तो स्पंज पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, तो उसी को अवशोषण की क्रिया कहते हैं। तो समझ में आ गया। अमोनिया गैस के जल के साथ संपर्क में रखना, यानी अमोनिया गैस को जैसे ही जल के साथ संपर्क में रखेंगे तो प्यारे बच्चों उसे भी क्या कर लेगा, वो अवशोषित कर लेगा। तो अवशोषण आपको समझ में आया, फटाफट से क्लियर कीजिए। आ गया, चलिए अब आगे बढ़िए कि अवशोषण तो हमने पढ़ लिया, अधिशोषण भी पढ़ लिया। अब मेन पॉइंट आता है कि अधिशोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अधिशोषण यानी अधिशोषण क्या होता है, जिसमें आपको प्यारे बच्चों याद रखना है कि अधिशोषण की क्रिया क्या होती है। यहाँ पे सभी बच्चे समझिएगा कि अधिशोषण की क्रिया क्या होती है। तो अधिशोषण की क्रिया क्या होती है, इसमें क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है कि किसी ठोस के, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये ठोस है तो किसी ठोस के ऊपर क्या होते हैं, द्रव और गैस क्या कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। द्रव और गैस के कण ऊपर ही पृष्ठ पे ही चिपक जाते हैं, तो ये हमारा कहलाता है अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन कहलाएगा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। बाबू दोनों में फर्क है कि भौतिक अधिशोषण क्या है, रासायनिक अधिशोषण क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आवाज की क्वालिटी पे बिल्कुल सही है, ठीक है, हम भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे भौतिक अधिशोषण क्या होता है, तो भौतिक अधिशोषण के बारे में हम आपको बताना चाहें कि भौतिक अधिशोषण आखिर होती क्या है। तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर रखना है कि भौतिक अधिशोषण क्या होती है। तो प्यारे बच्चों भौतिक अधिशोषण यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण एक प्रकार का अधिशोषण ही होता है, अधिशोषण की ही क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है जो ठोस के सतह पे, ये क्या है ठोस के सतह पे, इस पे द्रव और गैस के जो कण होंगे ना, ये कमजोर वांडर वाल बल से अगर जुड़े होंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये हमारा कहलाएगा भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ठोस के सतह पे द्रव और गैस के कण जो चिपके रहते हैं ना, अगर ये कमजोर वांडरवाल बल, बाबू कमजोर होता है, वांडरवाल बल जो होता है ना बहुत कमजोर होता है, तो अगर ये कमजोर वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े हो तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर रखिएगा। तो भौतिक अधिशोषण का एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना है क्या, कि प्यारे बच्चों जब यहाँ पे याद रखना है कि जब ठोस सतह पे द्रव और गैस के कण कमजोर वांडरवाल बल द्वारा चिपके हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है और बेस्ट डेफिनेशन है आपके लिए। तो ऐसा डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी ढूंढते रहिए। अगर भौतिक अधिशोषण पूछ दिया आपके एग्जाम में तो आपको क्या लिखना है कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो द्रव और गैस के कण होते हैं ठोस की सतह पे कमजोर अगर वांडरवाल बल द्वारा वो चिपक गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण जो होती है उत्क्रमणीय होती है।
ठीक है। अब इसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भौतिक अधिशोषण पे प्यारे बच्चों प्रमुख लक्षण क्या है, यानी इस पे टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, दाब लगाएंगे तो क्या होगा, उत्क्रमणीय प्रकृति इसकी क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि भौतिक अधिशोषण के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, ताप का प्रभाव। यहाँ आप देखिए ताप का प्रभाव, तो ताप वृद्धि करने पे भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। तापमान बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण में कमी आ जाती है और कमजोर हो जाता है। तापमान बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण में कमी आ जाती है, जबकि क्या होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर वान डेर वाल बल मजबूत होने लगता है, प्रबल होने लगता है, तो भौतिक अधिशोषण में कमी आने लगती है। क्योंकि आपको पता है कि ये तो कमजोर वान डेर वाल बल द्वारा बंधे होते हैं, तो जैसे इसमें टेम्परेचर देते हैं प्यारे बच्चों वान डेर वाल बल क्या हो जाता है इसमें, यानी ये वान डेर वाल बल जो होता है ना वो मजबूत हो जाता है, लेकिन अधिशोषण में क्या होती है, कमी आती है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अधिशोषण की मात्रा में कमी होगी। अगर यहाँ पे याद रखना है कि भौतिक अधिशोषण पे पूछे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो भौतिक अधिशोषण पे ताप बढ़ाने पे अधिशोषण की मात्रा में कमी होगी, जबकि क्या होगा, वान डेर वाल बल हमारा प्रबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ताप का प्रभाव आपको समझ में आ गया। अब देखिए दाब का प्रभाव क्या होगा। प्यारे बच्चों मान लीजिए कि इस पे कुछ पृष्ठ पे चिपका हुआ है कमजोर तरीके से, अब उसको और हम प्रेशर दाब देके और दबाएंगे तो क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। मान लीजिए कि इस पे कोई चिपका हुआ है, मान लीजिए कि इस पे कोई हल्का कुछ चिपका हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि इस पे आटा हम ले आके चिपका रहे हैं, चाहे कुछ भी मान लीजिए कि हम इस पे चिपका रहे हैं, अब उसको प्रेशर देंगे, दबाएंगे, खूब ज्यादा दबाएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा तरीके से क्या होगा प्यारे बच्चों, और ज्यादा तरीके से ना चिपकेगा और मजबूत तरीके से चिपकेगा, यानी दाब का प्रभाव इस पे क्या पड़ेगा, यानी कहने का मतलब इफेक्ट ऑफ यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रेशर, यानी दाब वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में वृद्धि होती है, यानी दाब बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण का मान भी बढ़ेगा, जबकि ताप बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण हमारी कम होती थी। क्यों, क्योंकि वान डेर वाल बल हमारा प्रबल होता चला जाता है, जबकि दाब बढ़ाने पे यानी प्रेशर देने पे भौतिक अधिशोषण मजबूत होती है। ये आपको क्लियर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए उत्क्रमणीय प्रकृति क्या होता है। उत्क्रमणीय का प्रकृति का मतलब होता है जिसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाए। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, जिसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो जितनी भी भौतिक जो यहाँ पे होती है ना, भौतिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती है, जितना भी भौतिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती है वो उत्क्रमणीय होती है, जिसे हम पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या, ये क्या है बाबू, बर्फ है। अब बर्फ को हम लोग प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं, और फिर पानी से क्या, यानी यहाँ पे याद रखिएगा, फिर पानी से क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी क्रिया होगी ये हमारी क्या होगी प्यारे बच्चों, ये क्रियाएं होगी। आपको याद रखना है क्या, यहाँ पे याद रखना है, सॉरी यहाँ पे उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब क्या, जिसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को हम लोग जला दिए और फिर प्यारे बच्चों जब जलाएंगे तो पिघलेगा, द्रव की अवस्था में आ जाएगा, फिर जमा देंगे, फिर मोमबत्ती बन जाएगा। तो ये सब क्या होती है, जिसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाए वही होता है उत्क्रमणीय प्रकृति, यानी भौतिक अधिशोषण अभिक्रियाएं हमारी उत्क्रमणीय प्रकृति की होती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, फटाफट से प्यारे बच्चों लाइन जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लाइन के ऊपर ही सब है, ठीक है। क्लास खत्म हो जाएगा, लाइन जाएगा, तो इसलिए फटाफट से कर लीजिए। देखिए इफेक्टिव टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों, इफेक्टिव प्रेशर क्या है, यहाँ पे आपको याद रखने कि ये उत्क्रमणीय क्या है, ठीक है। अब देखिए कि रासायनिक अधिशोषण, जिसे हम लोग क्या रसोश्वसन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि रसोश्वसन को ही हम लोग रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों भौतिक अधिशोषण में हमने ये पढ़ा कि जो ठोस के कण होते हैं ना, ये जो ठोस के कण होते हैं उस पे द्रव और गैस के कण कमजोर अगर वान डेर वाल बल से ये चिपके हैं। अब प्यारे बच्चों ये कोई इस पे प्यारे बच्चों कोई एकदम मजबूत तरीके से चिपक जाएगा और कोई यहाँ पे आहिस्ता तरीके से चिपक जाएगा। और ये पेंट ही है, तो पेंट तो खूब मजबूत तरीके से प्यारे बच्चों क्या हुआ है, चिपका हुआ है, ये जल्दी नहीं छूटेगा। और इस पे धूल कण होगा, उसको झाड़िएगा निकल जाएगा। यानी कोई प्रकृति होती है, यानी अधिशोषण की प्रकृति एक होती है भौतिक अधिशोषण, जो कमजोर वान डेर वाल बल द्वारा चिपके रहते हैं, कमजोर रूप से चिपके रहते हैं, तो उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण। अब रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जब अधिशोषण यानी जब किसी ठोस सतह पे द्रव और गैस के कण, ऐसे जो बता रहे हैं वो नोट कीजिएगा, अगर नोट्स बना रहे हैं तो जैसे बता रहे हैं वैसे नोट कीजिएगा कि अगर ठोस और यहाँ पे क्या, अगर ठोस की सतह पे द्रव और गैस के कण रासायनिक मजबूत बंधन बल से बंधे हो, रासायनिक बंधन बल से बंधे हो, कौन सा बल, रासायनिक बंधन बल से बंधे हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे रासायनिक अधिशोषण।
ठीक है। रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। भौतिक में क्या, जो कमजोर वान डेर वाल बल से जुड़ा हो, लेकिन रसायन में क्या, जो एकदम मजबूत, किससे, तो मजबूत रासायनिक बल से बंधा हो, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। यानी डेफिनेशन वही है कि जब अधिशोषण की सतह पर जो अधिशोषित पदार्थ है, अधिशोषित पदार्थ का मतलब क्या हो गया, जो चिपकने वाला है, जैसे ठोस पे क्या द्रव और गैस चिपक रहा है, तो जो अधिशोषित पदार्थ है वो प्यारे बच्चों रासायनिक बंधन बल द्वारा यहाँ पे जुड़ा रहे, मजबूत बंधन बल द्वारा अगर ये जुड़ा रहता है तो ये क्या कहलाएगा, रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। बाबू क्लियर हो गया, हो गया ना, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस पे देखेंगे कि इस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पे वान डेर वाल बल कमजोर होता था, लेकिन अब यहाँ पे रासायनिक अधिशोषण में पढ़ेंगे कि अगर ताप वृद्धि करेंगे ना तो अवशोषण में पहले वृद्धि होगा, फिर उसमें कमी होने लगेगा। रासायनिक अधिशोषण में अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी, जबकि उसमें कमी होता था, वान डेर वाल बल कमजोर होता था भौतिक में। लेकिन रसायन में क्या होगा, इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा, पहले वृद्धि होगा परंतु बाद में कमी होने लगेगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ये जो अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, ये क्या होती है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको तो ये भी पढ़ाया कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है, पढ़ाया ना। अब अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है जिसको पुनः प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। उत्क्रमणीय का मतलब जिसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए, जैसे पहले था वैसे बना दिया जाए। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ, जिसे प्रतिस्थापित नहीं किया जाए। जैसे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या लिया, दूध लिया और दूध से क्या बना दिया, दही बना दिया। ध्यान रखिएगा, दूध से हमने क्या बना दिया, तो दही बना दिया। तो प्यारे बच्चों फिर दही से दूध बनेगा, तो आप बोलिएगा नहीं, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। प्यारे बच्चों सजीवों में वृद्धि हो गया, जैसे आप बढ़ गए, पहले छोटे थे, कुहा कुहा करते थे मम्मी की गोद में। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करते थे, पहले छोटे थे, अब क्या हो गए, बड़े हो गए। तो फिर बड़ा से अब छोटा हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों, इसको पुनः प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। वही होता है क्या, अनुत्क्रमणीय। यानी रासायनिक अधिशोषण जितने भी अभिक्रियाएं होती है ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती है, ये आपको क्लियर रखना है 100%। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भौतिक अधिशोषण के समान ही रासायनिक अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ये क्या करता है, निर्भर करता है। यानी जिस प्रकार भौतिक अभिक्रिया का क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्यारे बच्चों क्या होता है, भौतिक अधिशोषण का मान भी बढ़ता है, वैसे ही रासायनिक अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसके अधिशोषण का मान भी बढ़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। यहाँ आप देखिए सरफेस एरिया क्या होगा, ये सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला इस चैप्टर का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में आप अंतर लिखें। क्या करें, आप अंतर लिखें, आप अंतर लिखे। तो चलिए भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर हम बता देते हैं। तो पहला क्या आपने जाना कि भौतिक अधिशोषण में जो ठोस के सतह पे जो द्रव और गैस के कण होते हैं वो कमजोर वान डेर वाल बल द्वारा चिपके होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में हमने क्या पढ़ा कि वो मजबूत रासायनिक बंधन बल द्वारा चिपके होते हैं। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हमने ये पढ़ा कि ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये पहले इन पे ताप का प्रभाव पड़ने पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ताप का प्रभाव पड़ने पे आपको ये याद रखना है, पहले छोड़िए ये ताप का छोड़ दीजिए। उसके बाद से फिर हमने पढ़ा कि जो भौतिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है ये प्यारे बच्चों क्या होती है, उत्क्रमणीय, जिसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाए। जैसे पानी को बर्फ बनाया फिर बर्फ को पानी भी बना सकते हैं, मोमबत्ती को जला दिया फिर हम उसे मोमबत्ती ही बना सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये वो क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है भौतिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय का होता है, जिसे हम लोग पुनः प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू, बताइए इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ आप देखिए, यह दुर्लभ वान डेर वाल बल द्वारा चिपके होते हैं, जबकि ये मजबूत रासायनिक बंधन बल द्वारा चिपके होते हैं। ठीक है, अब यह पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने पे बढ़ता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भौतिक अधिशोषण है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, जबकि इसका भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो मान बढ़ेगा। जो हम अभी जस्ट पीछे बताएं कि भौतिक अधिशोषण या रासायनिक अधिशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो भौतिक अधिशोषण का भी मान बढ़ेगा, रासायनिक अधिशोषण का भी मान बढ़ेगा।
तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ताप वृद्धि करने पर भौतिक अधिशोषण में क्या आती है, भौतिक अधिशोषण। तो ताप बढ़ाने पे भौतिक अधिशोषण में कमी होती है क्योंकि वैन डर वाल्स बल मजबूत होने लगता है। तो ये भी आपने पढ़ा। जबकि रासायनिक अधिशोषण में हम आपको क्या पढ़ा है, तो प्यारे बच्चों रासायनिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पे क्या होता है, पहले तो प्यारे बच्चों बढ़ जाता है, पहले तो उसमें वृद्धि होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमी होने लगती है। ये हमने रासायनिक अधिशोषण में पढ़ा था। चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यह प्रकृति में क्या होता है, उत्कर्मणीय होता है, जिसे हम लोग पुनः प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जबकि ये क्या होता है, अनुत्कर्मणीय होता है। तो ये क्वेश्चन याद हो गया कि नहीं, सही से बताइएगा और साथ में बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। तो फटाफट से बता दीजिए, इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, ये बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। और थोड़ा सा फटाफट करने का ये मतलब है बाबू, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, अभी लाइट चला जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा चीज हमारा जल गया है, पूरी तरीके से जल गया है। इन्वर्टर हो, बैटरी हो, सारा चीज जल गया है, आरओ हो, इतना तेज वोल्टेज आया था कि सब चीज जल गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दुख का बात है, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम 1 से 2 दिन में सही करवा के आपका क्लास भी लेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे उत्प्रेरक क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या होता है। अगर आपसे पूछे कि कैटेलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक क्या है, हम आपको समझाते हैं। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बदल दे, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को बदल दे, लेकिन खुद का स्वयं भार गुण कोई भी क्या करे प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसी भी अभिक्रिया के रासायनिक रूप में क्या करे, अपवर्तित रहता है, यानी अपना कुछ नहीं चेंज करता है। ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया की प्यारे बच्चों क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है, परंतु अपना गुण भार दोष अपरिवर्तित रखता है, जिसे हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं, यानी प्यारे बच्चों उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद हो गया कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे, बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वह प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर दे यानी बदल दे, परंतु अपना भार जो दोष है, जो गुण है, अभिक्रिया के दृष्टि से रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहे, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कैटेलिस्ट यानी उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए अब यहाँ बता दीजिए कि भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को कितने भागों में बांटा गया है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो पहला है समांगी उत्प्रेरक, जिसमें क्या हो, अभिक्रिया और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक एकदम समान रहे, जिसमें अभिकारक भी समान और उत्प्रेरक भी समान, हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, समांगी उत्प्रेरक। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए अगर आपको चाय बनाना है तो आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको पड़ेगी सबसे पहले पानी लगेगा, है ना, उसके बाद से क्या लगेगा, चीनी लगेगा, है ना, उसके बाद से प्लस में क्या लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, है ना, ध्यान रखिएगा, उसके बाद से क्या लगेगा, चाय पत्ती लगेगा, है ना। तो जब ये सब मिलाइएगा तब हमारा क्या बनेगा, यानी हमारा ये जो अभिकारक है, इतना अभिकारक मिलेगा, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या उत्प्रेरक क्या बनेगा, उत्प्रेरक बनेगा चाय, है ना। तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्यारे बच्चों। ये हम आपको समझाने के लिए बता दिए कि जो अभिकारक क्या है और यहाँ पे उत्प्रेरक क्या है, यानी कहने का मतलब समांगी उत्प्रेरक, और यहाँ पे क्या होता है विषमांगी उत्प्रेरक। यानी कहने का मतलब समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या हो गया, जो प्यारे बच्चों समान में बने। जैसे यहाँ पे याद रखिए, जब उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया एक ही अवस्था में स्थित हो, जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक, यानी कहने का मतलब जो अभिकारक हो वो भी गैस हो तो गैस ही हो, और जो उत्प्रेरक बने वो भी गैस ही हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। जैसे एक डेफिनेशन यहाँ पे एक अभिक्रिया लिखते हैं, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, पहला अभिक्रिया यहाँ पे क्या लिखे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही है, ऑक्सीजन हमारा गैस ही है, तो ये मिलके क्या बना रहा है, 2 यहाँ पे SO3 बना रहा है, ये भी क्या है, गैस ही है। तो ये देखिए गैस यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे भी क्या है, गैस है, और यहाँ पे जो बना रहा है उत्प्रेरक ये भी क्या है, हमारा गैस है। तो यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है कि समांगी उत्प्रेरक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, तो याद रखना जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, इसको क्या बोला जाता है अभिकारक, ठीक है। जब क्या प्यारे बच्चों अभिकारक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभिकारक। तो जब उत्प्रेरक या अभिकारक एक ही अवस्था में उपस्थित हो, यानी ये गैस है तो गैस 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 इसी अवस्था में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। तो यहाँ पे आपको समांगी समझ में आ गया होगा। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक, ये क्या है हमारा उत्प्रेरक है, ये भी क्या है हमारा गैस ही में है, तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा कहलाएगा समांगी उत्प्रेरक।
अब देखिए विषमांगी उत्प्रेरक क्या हो गया, विषमांगी उत्प्रेरक प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिएगा H2 हो गया, यहाँ पे देखिए H2 हो गया प्लस प्यारे बच्चों क्या हो गया 3H2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3H2 और ये अभिकारक है और यहाँ पे प्यारे बच्चों उत्प्रेरक क्या बना रहा है तो 2NH3 बना रहा है, यहाँ पे 2NH3 यहाँ पे सॉरी यहाँ पे N2 होगा N2 है प्लस 3H2 है तो ये क्या बना रहा है 3N2 है, यानी प्यारे बच्चों इसमें गैस भी है ठोस भी है, यानी विषमांगी है ये। कहने का मतलब क्या है, जब उत्प्रेरक तथा अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हो तो इस उत्प्रेरक को हम लोग क्या कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, यानी ये गैस है तो एक ठोस है एक द्रव है ना। तो प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है, ये क्या है तो ये क्या है विषमांगी हो गए, यानी सिर्फ गैस गैस नहीं है ठोस ठोस नहीं है द्रव द्रव नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है, समझ में आ गया। अब यहाँ आप देखिए एक पॉइंट आता है कोलाइडी विलयन, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा एक पॉइंट आता है कि कोलाइडी विलयन क्या है, ठीक है। एक पॉइंट आता है बाबू कि कोलाइडी विलयन क्या है, एक पॉइंट आता है कि ये कोलाइडी विलयन क्या होता है, एक पॉइंट आता है कि ये कोलाइडी विलयन क्या होता है। चलिए हम आपको समझाते हैं कोलाइडी विलयन क्या है। वैज्ञानिक थॉमसन ग्रहण ने किसी विलायक के विलीन होते हुए पदार्थ का जंतु झिल्ली पे विसरण का अध्ययन किया। जंतु एक प्रकार का झिल्ली है जिसमें से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, उससे पार कराया जाता है। विलायक, विलायक क्या होता है तो प्यारे बच्चों विलायक का मतलब क्या, शुद्ध विलायक क्या हो गया पानी हो गया, आपको पता है शुद्ध विलायक पानी, विलय क्या होता है जो घुल जाए चीनी, और यहाँ पे विलयन क्या बनेगा तो विलयन क्या बनेगा तो विलयन जो बनेगा ना, जो ये विलयन बनता है, ये जो विलयन बनता है प्यारे बच्चों ये हमारा क्या बनेगा तो चीनी और पानी मिलाइएगा ये बनेगा शरबत, तो ये हमारा क्या बन गया विलयन। यानी कहने का मतलब क्या कि समझिएगा कि जो वैज्ञानिक थे थॉमसन ग्रहण ने किसी विलायक में विलीन हुए पदार्थ, मान लीजिए कि पानी में चीनी, विलीन का मतलब क्या, विलीन कौन होगा तो मान लीजिए कि पानी में नमक घोलिए या चीनी घोलिए, विलीन कौन हुआ तो चीनी मान लीजिए घोले, तो एक जंतु झिल्ली है उससे क्या करते हैं वो पार कराते हैं, तो इनके आधार पे उनको दो भागों में बांटते हैं कि एक को प्यार करा रहे हैं, यानी कहने का मतलब अगर हम पानी में नमक घोल रहे हैं तो वो जल्दी से जहां पे क्या हो रहा है उस यहाँ पे जो जंतु झिल्ली है ना इससे पार कर जा रहा है। अगर पानी में हम नमक घोल रहे हैं और इस झिल्ली से पार करा रहे हैं, जंतु झिल्ली जिसका नाम है, उससे क्या हो रहा है जल्दी से पार कर रहा है। जबकि प्यारे बच्चों अगर उसी पानी में हम क्या कर रहे हैं गोंद घोल दे रहे हैं, है ना, गोंद सल्फर घोल दे रहे हैं, तो मध घोल दे रहा है जो हनी होता है गाढ़ा उसी को, और उसके बाद पार करा रहा है तो जंतु झिल्ली से एकदम स्लो पार हो रहा है, जबकि नमक घोल दे रहे हैं तो फटाफट पार कर रहा है। तो इसी के आधार पर उन्होंने दो भागों में इसको बांटा। चलिए अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि पहला क्या है क्रिस्टल लाभ है, ठीक है। उन्होंने दो भागों में बांटा जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, पहला का नाम है क्रिस्टल लाभ, पहला का नाम क्या है क्रिस्टल लाभ है, और दूसरा का नाम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा दूसरा का अगर आपसे पूछे तो दूसरा का नाम क्या है कोलाइड है, क्रिस्टल लाभ कोलाइड, है ना, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल लाभ क्या होता है। उन्होंने दो भागों में बांटा ना, यहाँ पे समझ लीजिए कि उन्होंने दो भागों में बांटा, पहला क्या क्रिस्टल लाभ, दूसरा क्या कोलाइड, दो दिए क्योंकि एक से तेजी से पार कर रहा था और एक से आहिस्ता आहिस्ता पार कर रहा था। जिसमें नमक था वो क्या जल्दी से पार कर रहा था, किस जंतु झिल्ली से एकदम तेजी से पार कर रहा था, जबकि एक में जो सल्फर था और गोंद था और उससे क्या हो रहा था एकदम स्लो पार कर रहा था जंतु झिल्ली से। तो उन्होंने जो तेजी से पार किया उसका नाम रख दिया क्रिस्टल लाभ, और जो आहिस्ता आहिस्ता पार किया उसका नाम रख दिया कोलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए समझते हैं कि क्रिस्टल लाभ और कोलाइड में क्या अंतर है और ये होता क्या है। चलिए अब यहाँ पे समझिए कि वह पदार्थ जिसके विलयन जंतु झिल्ली में शीघ्रता यानी तेजी से वितरित हो जाती है, यानी तेजी से छन जाती हो, उस पदार्थ को उन्होंने क्या कहा क्रिस्टल लाभ कहा। जैसे प्यारे बच्चों नमक हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, चीनी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब डाल के जब जंतु झिल्ली से पार कराएं तो बहुत तेजी से क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि बहुत तेजी से क्या हो गया विस्तृत हो गया, छन गया, है ना, जंतु झिल्ली से बहुत जल्दी ये छन गया, स्पीड में छन गया, तेजी से छन गया। लेकिन प्यारे बच्चों कोलाइड में क्या कहा, वह पदार्थ जिसका विलयन जंतु झिल्ली में विस्तृत यानी धीरे धीरे रूप से क्या होने लगा, छनने लगा एकदम धीरे धीरे, तो उसे क्या कहा उन्होंने कोलाइड का। तो आपको पता चल गया क्रिस्टल लाभ क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोलाइड में जो वैज्ञानिक थे थॉमसन, उन्होंने ये देखा कि अगर यहाँ पे नमक उमक है, चीनी है, यूरिया है, उसको घोलने पे क्या हो रहा है जंतु झिल्ली से सटाक से क्या हो जा रहा है, छन जा रहा है। लेकिन अगर सल्फर वल्फर ये सब घोल रहे हैं, हम लोग गोंद घोल रहे हैं, हनी घोल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता छन रहा है। यहाँ पे उन्होंने उसे क्या कहा कोलाइड कहा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा कि क्रिस्टल लाभ क्या है, वह पदार्थ जिसके विलयन जंतु झिल्ली में शीघ्र तेजी से विस्तृत हो जाते हैं
उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल लाभ कहते हैं। उदाहरण के लिए नमक, कॉपर सल्फेट, चीनी, यूरिया हो गया। अब कोलाइड क्या है, वह पदार्थ जिसके विलयन जंतु झिल्ली से विस्तृत धीरे धीरे होते हैं, धीरे धीरे छनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्लियर हो गया, जैसे गोंद हो गया, रबड़ हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लू हो गया, जेलेटिन हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले क्रिस्टल यहाँ पे बेनिफिट्स और कोलाइड है ना, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टल लाभ कोलाइडी से भिन्न होते हैं किसमें, तो प्यारे बच्चों क्रिस्टल लाभ कोलाइडी से भिन्न होते हैं कणों की आकार पे। उसका कण बड़ा होता है तो छनने में दिक्कत होता है, जबकि यहाँ पे जो क्रिस्टल लाभ होते हैं उसका आकार छोटा होने के कारण फट से विस्तृत हो जाता है, छन जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखना है कि क्रिस्टल लाभ कोलाइडी से भिन्न होता है कैसे, तो कणों की आकार में। ठीक है, कणों की आकार में। क्लियर रखिएगा। अब देखिए कोलाइडी विलयन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, सब्जेक्टिव भी आता है, और बहुत मेहनत से आपका ये एकदम, मुझे इतना डर है ना कि अभी भी इतना देर से पढ़ा रहे हैं ना, अगर लाइट कटेगा तो इतना देर का मेहनत बर्बाद चला जाएगा, नहीं सेव होगा, तो वीडियो प्यारे बच्चों क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा मेरा। तो इसलिए बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी 2 दिन रुकिए, 2 दिन में नया फिर से लगवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। कोलाइडी विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसके विलय के कणों का आकार कितना 10 की पावर -5 से लेके 10 की पावर -7 के बीच हो, है ना, यहाँ पे -7 के बीच हो, या 10 की पावर -7 से लेके 10 की पावर -9 मीटर के बीच हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन में कणों का आकार अगर आपसे पूछ देगा तो क्या जवाब देंगे, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7, या तो ऑप्शन यह देगा 10 की पावर -7 से 10 की पावर -9 मीटर, है ना। यानी आपको याद रखना, अगर सेंटीमीटर में दे तो सेंटीमीटर में आपको याद रखना है कि 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, याद रखना है। अब मीटर में दे तो कितना, मीटर में दे तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -9 मीटर, तो दोनों में अंतर है। सेंटीमीटर में ऑप्शन रहेगा तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, और मीटर में 10 की पावर -7 से 10 की पावर -9 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या है और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है। कोलाइड तो हमने पढ़ लिया कि कोलाइड क्या होता है ना प्यारे बच्चों, कोलाइड तो हमने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, यानी द्रव के साथ स्नेह करके कोलाइडी विलयन बना दे, उसे क्या कहेंगे, द्रव स्नेही। और जो द्रव के साथ अभिक्रिया ना करके कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं कर पाता है, उसे क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। तो ये सारा डेफिनेशन बाबू कहीं बुक में नहीं मिलेगा, किसी और यूट्यूब के पास नहीं मिलेगा, ये डेफिनेशन सिर्फ हमारे पास मिलेगा। तो नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके एग्जाम में ऐसा डेफिनेशन लिखिए कि मास्टर भी प्यारे बच्चों नंबर देने पे आप पे प्यारे बच्चों क्या हो जाए, फिदा हो जाए। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, चलिए पूछा जाए कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, तो वे पदार्थ जो द्रव अर्थात परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने से आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे द्रव स्नेही अथवा द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, तो वैसा प्यारे बच्चों आपको याद रखना कि वैसा पदार्थ जो द्रव से स्नेह करके क्या कर दे, कोलाइडी विलयन का निर्माण कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे क्या हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, द्रव आदि, ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड। ये द्रव से स्नेह करके कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। वैसे पदार्थ जो द्रव से मिलके यानी द्रव से स्नेह करके कोलाइडी विलयन बना दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए द्रव विरोधी कोलाइड यानी द्रव रागी कोलाइड भी इसको कहते हैं। तो जो द्रव के साथ क्या करे, स्नेह ना करे और कोलाइडी विलयन का निर्माण ना कर पाए, उसे क्या कहेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए कि प्रक्षेपण माध्यम में संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है। प्रक्षेपण माध्यम पे आने पे क्या करता है, आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, उसे हम लोग द्रव विरोधी कोलाइड अथवा द्रव रागी कोलाइड भी कहते हैं। जैसे सल्फर सोल, सोना सोल, प्लेटिनम सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, ये जितने भी हैं द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, बताइए तो क्लियर हो गया, द्रव से नहीं द्रव विरोधी। अब यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वो ये है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है कि द्रव से नहीं तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखे।
द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरोधी क्लोराइड में अंतर लिखे तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि द्रव स्नेही क्लोराइड क्या होता है। द्रव स्नेही क्लोराइड अस्थायी होता है, ठीक है। यह क्या होता है? अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि ये द्रव के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? स्नेह करके क्लोराइड विलयन बना लेता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि द्रव स्नेही क्लोराइड अस्थायी होता है। द्रव स्नेही क्लोराइड अस्थायी होता है, जबकि द्रव विरोधी क्लोराइड अस्थायी होता है, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्लोराइड विलयन का निर्माण जल्दी नहीं कर पाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव विरोधी। द्रव स्नेही क्लोराइड क्या होता है? उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है। उत्कर्मणीय प्रकृति का मतलब क्या? जिसे पुनः प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो द्रव स्नेही क्लोराइड क्या होगा? उत्कर्मणीय होगा। जैसे पानी को बर्फ बनाया, फिर बर्फ को पानी हम बना सकते हैं, तो ये हमारा उत्कर्मणीय प्रकृति का हो गया। जबकि जो द्रव विरोधी क्लोराइड होगा वो क्या होगा? अनुत्कर्मणीय, जिसे हम लोग पुनः प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। यानी जैसे सजीवों में वृद्धि हो जाएगा, दूध से दही बनना, दूध का पनीर बनना, है ना। तो ये सब जितने भी होते हैं द्रव विरोधी क्लोराइड अनुत्कर्मणीय होते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, दो आंसर तो लिख दिए। अब तीसरा देखिए अंतर क्या है कि द्रव स्नेही क्लोराइड जल में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है। यहाँ पे आपको याद रखना, जो द्रव स्नेही क्लोराइड होता है ना, जल में क्या होता है? शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है। जबकि द्रव विरोधी क्लोराइड जल में क्या होता है? शीघ्रता से क्या होता है? अवक्षेपित हो जाता है। अब यहाँ पे चौथा लिखिए, द्रव स्नेही क्लोराइड के कणों का आवेश का मात्रा बहुत कम यानी शून्य होता है। समझिएगा, यानी जो द्रव स्नेही क्लोराइड है इसके कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम या शून्य होता है। जबकि द्रव विरोधी पे क्या होता है प्यारे बच्चों? द्रव विरोधी क्लोराइड पर एक निश्चित धन आवेश या निश्चित ऋण आवेश होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 100% समझ में आ ही गया होगा। देखिए यहाँ पे द्रव स्नेही क्लोराइड क्या है? तो द्रव स्नेही क्लोराइड क्या है? तो द्रव स्नेही क्लोराइड अस्थायी होता है, जबकि ये अस्थायी होता है। पहला लिख दीजिएगा। द्रव स्नेही क्लोराइड उत्कर्मणीय होता है, जबकि द्रव विरोधी अनुत्कर्मणीय होता है। ये लिख दीजिएगा। तीसरा लिखिएगा, द्रव स्नेही क्लोराइड में शीघ्र ही अवक्षेपित नहीं होता है, यानी अपने से अवक्षेपित नहीं होता है, जबकि द्रव विरोधी क्लोराइड में शीघ्र ही अवक्षेपित हो जाता है। चौथा लिखिएगा कि द्रव स्नेही क्लोराइड के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम यानी शून्य होता है, जबकि जो द्रव विरोधी होती है उस पर निश्चित या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? फटाफट से बता दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पूछे। जितने भी बच्चे 499 वाला कोर्स लिए हैं उनको मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी आप भी ले लीजिए। 62 99 24 89 35। ठीक है, आज इसको वन शॉट में कर लिया जाएगा, क्योंकि लाइन हमारा साथ दे रहा है। ठीक है, तो इसको कर लिया जाएगा। अब देखिए कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया था कि टिंडल प्रभाव एक प्रकार का प्यारे बच्चों इफेक्ट है। देखे होंगे कि बंद कमरा है और किसी खिड़की से जब प्रकाश की किरण आती है तो उसमें धूल कण हम लोग को दिखाई देने लगता है। प्रकाश का यहाँ पे क्या दिशा दिखाई देने लगती है। जब खिड़की से आता है प्रकाश तो देखते होंगे कि उसमें धूल कण हमको दिखाई देने लगता है, प्रकाश का पथ हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसी को कोलाइडी कहते हैं विलयन, यानी सॉरी टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजरना जाता है, यानी जब प्रकाश की किरण को कोलाइड यानी धूल कण से गुजारा जाता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकाश की किरण बिखराव की घटना को यहाँ पे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जब प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो देखा जाता है कि कोलाइड कण प्रकाश में पूरी तरह से अपने से गुजरने नहीं देता है, यानी उसमें आपको छोटा छोटा कण दिखाई देता होगा। वही क्या कहलाता है? हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी समझ में आ गया होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि पायस क्या है? पायस तो किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? पायस कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। अगर पूछ देगा पायस क्या है तो पायस आपको लिखना है किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण। अगर प्रक्षेपण अवस्था द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो तो उसको क्या कहेंगे? पायस कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। तो यहाँ पे पायस अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ देखिए वह कोलाइड विलयन जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम भी क्या हो? द्रव हो, तो उसे क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। ठीक है, जिसमें प्रक्षेपित प्रवस्था भी द्रव और प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव हो उसे क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। यानी वैसी अवस्था जिसमें प्रक्षेपण अवस्था द्रव प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव उसे क्या कहेंगे? पायस कहेंगे, यानी इमल्सन भी कहा जाता है। यानी किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण हमारा पायस कहलाता है। सिंपल भाषा में कहें हम लिख दिए हैं, अगर किसी साधारण भाषा में कहें तो किसी द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण एक पायस का उदाहरण है। ठीक है, यानी ये आपको याद रखना है। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए कि पायस के भी प्रकार होते हैं। आज बोले हैं ना एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, और एक दो टॉपिक अगर छूट भी जाता है तो कृपया करके आप लोग सब्जेक्टिव में कर लीजिएगा, 100% करवा देंगे।
ठीक है, लेकिन आज इसको वन शॉट में क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए पायस की प्रकार की बात करें तो पायस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रक्षेपित प्रवस्था के आधार पर पायस को प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटा गया है ना। अब जेल भी पूछा जाएगा कि जेल किसे कहते हैं, तो अगर प्रक्षेपित प्रवस्था ठोस, उस पे क्या, यदि किसी ठोस पे किसी द्रव का परिक्षेपण हो, यानी कहने का मतलब यदि किसी ठोस पे किसी द्रव का परिक्षेपण हो तो उसे क्या कहेंगे, जेल कहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे पायस के प्रकार कौन है, तो तेल में जल का परिक्षेपण हो जाएगा और जल में तेल का परिक्षेपण हो जाएगा। तो ये 2 प्रकार होते हैं पायस का। तो चलिए समझते हैं कि तेल का जल में प्रक्षेपण क्या है। तेल का जल में प्रक्षेपण क्या है, तो तेल का जल में प्रक्षेपण क्या है, तो जब प्रक्षेपित प्रवस्था तेल तथा प्रक्षेपण माध्यम के रूप में जल हो, जब प्रक्षेपित प्रवस्था तेल, अगर पूछ देगा कि तेल का जल में प्रक्षेपण क्या है, अगर आपसे पूछ देगा बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ देगा यहाँ पे कि तेल का जल में प्रक्षेपण क्या है, तो जब प्रक्षेपित प्रवस्था तय, यहाँ पे क्या हो, तेल हो, जब प्रक्षेपित प्रवस्था तेल हो और प्रक्षेपण जो माध्यम हो वो क्या हो प्यारे बच्चों, जल हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे प्यारे बच्चों किसी जल में यानी किसी तेल में जल का प्रक्षेपण। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये तो हो गया। अब आ जाइए, अब जल का तेल में प्रक्षेपण क्या होगा, क्या बाबू यहाँ पे समझिए कि जल का तेल में प्रक्षेपण क्या होगा, जल का तेल में प्रक्षेपण क्या होगा, तो जल का तेल में प्रक्षेपण क्या होता है, तो जब प्रक्षेपित प्रवस्था में जल और प्रक्षेपण के रूप में तेल हो, जब प्रक्षेपित प्रवस्था में क्या हो, जल और प्रक्षेपण में तेल हो, उसे किसी जल में तेल का प्रक्षेपण कहेंगे। और तेल में जल क्या, तेल में जल होगा, प्रक्षेपित प्रवस्था तेल होगा, प्रक्षेपण जल होगा। इसमें क्या होगा, प्रक्षेपित प्रवस्था जल और प्रक्षेपण तेल होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं जल में तेल का प्रक्षेपण। तो यहाँ पे आपको पायस समझ में आ गया होगा, पायस, पायस समझ में आ गया होगा, इमल्सन समझ में आ गया होगा, ये आप लोग फटाफट से बता दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने इतना आपको पढ़ा दिया है, 100% आपको क्लियर हो गया होगा। और बहुत ही ज्यादा मजबूरियां हैं अभी 1 से 2 दिन प्यारे बच्चों, तो आप लोग प्लीज हमारी मजबूरी को समझिएगा, क्योंकि सेटअप खरीदने में भी टाइम लगता है, सारा जल चुका है मेरा, बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फटाफट से जल्दी जल्दी चैनल को बाबू फटाफट से क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से क्या कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों पैड नोट्स नहीं लिए हैं ना, तो देखिए 499 में ले लीजिए, 499 में प्यारे बच्चों पैड नोट्स ले लीजिए। और यहाँ पे नंबर नोट कीजिए 62 99 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा 89 और यहाँ पे 35। आप इस पे फटाफट से ले लीजिए। 199 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और 499 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, और 199 में क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसको आप लोग ले सकते हैं और प्यारे बच्चों अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। चलिए, तो आज तो बिल्कुल बढ़िया से क्लास हो गया बाबू, क्योंकि लाइन ने हमारा साथ दिया। तो भगवान करे कि 2 दिन बस लाइन साथ दे दे, उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, और प्यारे बच्चों क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।